बादलों में जादुई सोने चांदी का केक घर। कनकपुर नामक गांव में छाया और छवि नाम की दो दोस्त रहा करती थी। छाया और छवि दोनों अनाथ थी। छाया को छवि एक मंदिर में मिली थी। तब से दोनों एक साथ रहने लग गए। दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। छाया को केक बहुत अच्छे से बनाना आता था, लेकिन दोनों अपना गुजारा करने के लिए बचे हुए कुछ जमा पूंजी से केक की एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। छाया की दुकान बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से कोई भी उसकी दुकान में केक लेने नहीं आता था। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक बड़ी बेकरी थी। सब वहीं जाकर केक लेते थे। ये सब देखकर छवि छाया से कहती है, छाया, हमें कैसी भी करके अपनी दुकान बड़ी करनी होगी, जिससे लोग आकर्षित होकर हमारी दुकान में आए। लेकिन मैं केक बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर दुकान बड़ी या छोटी होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन अब लोग उस दुकान पर जाते हैं जो ज्यादा बड़ी और सुंदर हो। तुझे पता है ना, हमारी दुकान के थोड़ी ही दूरी पर रूपाली आंटी की बेकरी है और वो बहुत चलती है, क्योंकि वो वाली बेकरी बहुत बड़ी और सुंदर है। हमारे पास बस एक ही तरह के केक होते हैं और रूपाली आंटी की दुकान में बहुत सारे वैरायटी। हम इतनी बड़ी बेकरी कैसे खोल सकते हैं? रूपाली आंटी से बराबरी करना तो बेवकूफी है। हमारा गुजारा ही जैसे तैसे चल पाता है, बड़ी सी दुकान कैसे खोल पाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। रूपाली आंटी के बेकरी में जो भी फ्लेवर वाले केक हैं, हम उससे थोड़ा अलग बनाएंगे, जिससे हो सकता है कि हमारी छोटी सी दुकान में ग्राहक आना शुरू कर दे। अरे वाह छवि, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं आज ही पड़ोस में रहने वाली आंटी के फोन से नई केक की रेसिपी देखूंगी। इतना कहकर छाया साथ वाले घर में रहने वाली पूनम के घर जाती है और उसके फोन में केक की रेसिपी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद छाया अपने घर आती है और केक बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन छाया अपनी छोटी सी दुकान में अलग अलग फ्लेवर के केक लगा देती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है, अरे, तुम्हारी दुकान के केक का डिजाइन तो बहुत अच्छा है। इतना यूनिक डिजाइन देखकर लग रहा है कि खाने में भी बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर लड़की थोड़ा सा केक खाकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत यम्मी है। कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आपसे यही वाला केक लेकर जाऊंगी। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। अब छाया की दुकान पर भी ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। अब उसकी बेकरी पहले से ज्यादा चलने लगती है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। अब छाया ने अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ा सा बेकरी खोल लिया था। छाया और छवि अपनी दुकान की इतनी तरक्की देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूपाली की बेकरी छाया की बेकरी की वजह से कम चलने लगती है, जिससे रूपाली को छाया से बहुत जलन होने लगती है। एक दिन छाया की बेकरी पर उस गांव की राजकुमारी आती है और बोलती है, सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे केक के बारे में बहुत सुना है। 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, जिसके लिए मुझे 50 केक चाहिए, क्योंकि महल में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्या तुम इतने कम समय में 50 केक दे सकती हो? हाँ राजकुमारी, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। छाया के इतना कहते ही राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। छाया बहुत खुश होती है और घर जाकर छवि को राजकुमारी के ऑर्डर के बारे में बताती है। छवि, आज हमारे गांव की राजकुमारी ने मुझे बहुत सारे केक का ऑर्डर दिया है। राजकुमारी के केक का ऑर्डर पूरा होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। अरे वाह, हम घूमने जाएंगे? मुझे तब इंतजार ही नहीं हो रहा है। छवि मेरी दोस्त, तेरे ही आइडिया की वजह से आज हम इतनी तरक्की कर पाए हैं। चल छाया, अब मैं भी तेरी केक बनाने में मदद करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत सारा केक बनाना है। उसके बाद दोनों दोस्त केक बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपाली गुस्से में अपने घर जाती है। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर रूपाली का बेटा आर्यन बोलता है, मम्मी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मेरे गुस्से के बारे में तो मत ही पूछ। मेरे गुस्से का कारण छाया और छवि है। वो भिखारन आज इतनी तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से मेरे दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता है। अगर उसे इसी तरीके से केक का ऑर्डर मिलता रहा
तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रूपाली अपने बेटे आर्यन के साथ एक प्लान बनाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी के 50 केक का ऑर्डर पूरा हो जाता है। दोनों दोस्त दुकान में केक रखकर नदी किनारे पानी पीने चली जाती हैं। तभी रूपाली छाया की दुकान पर आती है और दुकान को आग लगा देती है। पलक झपकते ही दुकान जलकर राख हो जाती है। थोड़ी देर बाद छाया और छवि अपनी दुकान में आते हैं और अपनी दुकान को राख में बदले हुए देखकर रोने लगती हैं। अरे ये क्या हो गया? एक ही तो सहारा था हमारा। इस दुकान की वजह से ही हम दोनों खुशी से रहते थे। अब हमारा क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहे। दोनों रो रही होती हैं। तभी वहाँ राजकुमारी आ जाती है और केक के बारे में पूछने लगती है। दोनों बहनें राजकुमारी को सारी बातें बता देती हैं। राजकुमारी बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो दोनों को कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छाया और छवि रोते हुए पहाड़ों के पास चली जाती है। वहाँ पहाड़ के पास एक पेड़ था जिसमें एक परी बंधी हुई थी। दोनों दोस्त जब परी को इस हालत में देखते हैं तो वहाँ जाकर परी की रस्सी खोल देते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तुम दोनों नहीं आते तो शायद डायन मुझे मार देती। परी की बात सुनकर दोनों दोस्त फिर से उदास होकर आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। दोनों को इतनी उदासी में देखकर परी कहती है, अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? तुम चाहो तो मुझे अपनी बात बता सकती हो, क्योंकि आज से तुम दोनों मेरी दोस्त हो। परी के इतना कहते ही दोनों की आंखें भर आती हैं और दोनों रोते हुए परी को सारी बातें बता देती हैं। दोनों की बात सुनने के बाद परी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। लेकिन कैसे? तुम मेरे साथ मेरे बादलों के बर्थडे केक के घर में चलो। इतना कहकर परी दोनों को अपने साथ बादलों के बर्थडे केक में लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर परी कहती है, यहाँ 2 जादुई बर्थडे केक का घर है। पहले वाला सोने का बर्थडे केक का घर और दूसरा वाला चांदी के बर्थडे केक का घर। आज से ये दोनों सोने और चांदी के बर्थडे केक का घर तुम्हारे हुए। सोने के बर्थडे केक से तुम्हें सोना और पैसा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चांदी के बर्थडे केक में तुम आराम से रहना। तुम चाहो तो दोनों सोने और चांदी के जादुई बर्थडे केक के घर को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जा सकती हो। नहीं परी जी, आप हमें एक ही बर्थडे केक का घर दीजिए, क्योंकि हम अपनी मेहनत से पैसे कमाकर खुशी से रहना चाहते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें किसी चीज का लालच नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ, तुम दोनों बर्थडे केक के घर में से कौन सा लेकर जाना चाहती हो? आप हमें ये चांदी वाला बर्थडे केक का घर दे दीजिए, जिसमें हम हंसी खुशी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। परी चांदी का बर्थडे केक का घर छाया और छवि को दे देती है। उसके बाद छाया और छवि बहुत खुश होते हैं और जादुई चांदी के बर्थडे केक के घर को लेकर पृथ्वीलोक आ जाते हैं। दोनों चांदी के बर्थडे केक से थोड़े से पैसे मांगते हैं, जिससे वो फिर से अपना बेकरी खोल सके। उसके बाद कुछ ही दिनों में दोनों का बेकरी तैयार हो जाता है और दोनों फिर से पहले की तरह केक बेचने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। छवि कहती है, छाया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी दुकान में किसने आग लगाई। अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छवि के इतना कहते ही जादुई बर्थडे के केक के घर में से आवाज आती है, छवि और छाया, तुम्हारे दुकान में रूपाली नाम की एक औरत ने आग लगाया है। रूपाली का नाम सुनते ही दोनों हैरान रह जाते हैं और छाया बोलती है, अरे रूपाली आंटी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? मुझे पता है छाया, हमारी दुकान उससे ज्यादा चलने लग गई, इसलिए वो इस हद तक गिर गई। चल अभी उसे जेल की हवा खिलाते हैं। इतना कहकर छाया और छवि पुलिस को लेकर रूपाली के घर जाते हैं। पुलिस रूपाली को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद छाया और छवि रूपाली को सबक सिखाकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से
अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में उर्मिला अपने पति, सास और बेटी निहारिका के साथ रहती थी। एक दिन उर्मिला अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा रही होती है। तभी उर्मिला निहारिका से कहती है, निहारिका, हम दोनों किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, आप दोनों जाओ। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं उसके बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद उर्मिला अपने पति के साथ चली जाती है। रात को उर्मिला और उसका पति घर लौट रहे थे। तभी उसकी नजर एक 12 साल की लड़की पर जाती है। वो लड़की सड़क किनारे रो रही होती है। तभी उर्मिला अपने पति से कहती है, देखिए जी, बेचारी ये लड़की इतनी रात गए सड़क किनारे रो रही है, हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाती हैं। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवांगी है। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ खड़े होकर क्यों रो रही हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई है। अब उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। उर्मिला और राजीव को शिवांगी पर बहुत तरस आता है और दोनों वहाँ से थोड़ा दूर हटकर आपस में बात करते हैं। उर्मिला, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इसे अपने साथ अपने घर ले चलें। हाँ, हमारी बेटी भी तो इसी की उम्र की है। वैसे भी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे अपने पास रख लेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। इस तरह दोनों शिवांगी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद दोनों शिवांगी को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। शिवांगी का रंग काला था और उसके चेहरे पर मोटे दाने भी थे। निहारिका जैसे ही शिवांगी को देखती है, वो बोलती है, अरे मम्मी पापा, ये आप किस गरीब को उठा लाए? निहारिका, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन क्यों माँ? देखो तो कितनी गंदी लग रही है। अगर मेरे दोस्तों को ये पता चला तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे हमने फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी। उर्मिला की बात सुनकर निहारिका गुस्से से वहाँ से चली जाती है। निहारिका के जाने के बाद उर्मिला शिवांगी से कहती है, शिवांगी, अब से तुम हमेशा यहीं रहोगी और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। ये सुनकर शिवांगी बहुत खुश होती है। उर्मिला की सास सुमित्रा को भी शिवांगी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुमित्रा कुछ नहीं कहती है। अगले दिन सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सुमित्रा निहारिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी चांद सी खूबसूरत पोती, तुझे देख लेती हूँ तो मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। दादी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हो क्या? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख काली बंदरिया, मेरे बेटे बहू ने तुझ पर तरस खाकर इस घर में ले आए, लेकिन तू मेरी पोती नहीं, समझी? वैसे भी मेरी खुद की पोती परियों की तरह खूबसूरत है। तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाता है। काला साया, आई बड़ी, इसके लिए लाऊंगी मैं कुछ। इतने फालतू पैसे आ रहे हैं ना। उर्मिला को सुमित्रा का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। निहारिका और शिवांगी एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। कुछ सालों बाद दोनों की 10वीं हो जाती है और राजीव दोनों का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए करवा देता है। जब निहारिका को पता चलता है कि शिवांगी का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, इतने बड़े स्कूल में मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आएंगे, वो सब तो इसे मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे 10वीं तक मैंने इसको झेल लिया, लेकिन अब मैं नहीं झेल सकती। ये कैसी बातें कर रही हो? शिवांगी तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, इसे आप दोनों सड़क से उठा कर लाए हो। निहारिका, अगर शिवांगी दिखने में खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ?
ना जाने तुम हमेशा उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हो। अच्छी शक्ल होना या ना होना ये खुद के हाथ में नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो, तुम दोनों आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करोगी और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों आगे की पढ़ाई के लिए एक ही स्कूल में जाएंगी। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रही होती है। निहारिका रास्ते में शिवांगी को खरी खोटी सुनाते हुए जा रही थी। देख, तू मेरे साथ जा तो रही है, लेकिन किसी को मत बताइयो कि तू मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। तू बस इतना बोल दियो कि तू हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है। निहारिका, बेशक मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हम दोनों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम मेरे चेहरे की वजह से मुझसे नफरत करती हो। चेहरे की वजह से भी नफरत करती हूँ, और तेरे आ जाने से मम्मी हमेशा मुझे डांटती रहती है। मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कभी सोचियो भी मत कि मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। तू मेरी कुछ नहीं लगती। चल मुझसे दूर हट। इतना बोलकर निहारिका आगे आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां शिवांगी के तरफ देखने लगती है और आपस में बात करते हुए हंसने लगती है। स्कूल में सभी लड़कियां शिवांगी का मजाक बनाती थी। उनके साथ मिलकर निहारिका भी शिवांगी का मजाक बनाती थी। शिवांगी बहुत रोती थी, लेकिन वो कभी भी उर्मिला को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन शिवांगी उर्मिला के साथ कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी निहारिका आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू क्यों तैयार हो रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे चेहरे पर जाकर मेकअप छुप ही जाता है। चाहे तू कितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल नहीं बदलने वाली और ना ही तेरे चेहरे का रंग। इस तरह निहारिका शिवांगी का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिवांगी उर्मिला के साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिवांगी के क्लास में पढ़ने वाली सुमन का जन्मदिन आ जाता है। सुमन अपने जन्मदिन में क्लास की सभी लड़कियों को बुलाती है। सुमन की जन्मदिन पार्टी में निहारिका और शिवांगी अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां शिवांगी को देखकर बोलती है, देखो देखो, वो लड़की आ गई जिसे देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है। वैसे मैंने सुमन को कहा था कि इसे अपने बर्थडे पार्टी में मत बुलाना, लेकिन उसने इसे इनवाइट करके पूरे फंक्शन की वाट लगा दी। वैसे निहारिका, ये लड़की हमेशा तेरे साथ ही रहती है, ऐसा क्यों? क्या ये तेरी बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं प्रिया, ये तुम्हें किस एंगल से मेरी बहन नजर आ रही है? इसे देखो, काली बंदरिया, और मैं इतनी खूबसूरत। निहारिका की बात सुन सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। शिवांगी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शिवांगी एक बगीचे में जा बैठती है और रोने लगती है। मेरे चेहरे की वजह से दादी और निहारिका मेरे से इतनी नफरत करती हैं। मैं जब से यहाँ आई थी उसी दिन से मैंने निहारिका को अपनी बहन माना, लेकिन ये तो हमेशा मेरा मजाक ही बनाती रहती है। पहले तो अकेले मजाक बनाती थी, लेकिन अब स्कूल की लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी है। तभी शिवांगी की नजर दूर खड़ी एक परी पर जाती है। परी बहुत परेशानी के साथ वहाँ खड़ी रहती है। शिवांगी परी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ और आप कौन हो? मैं परी देश की रानी परी हूँ। मेरी 3 बेटियों को यहाँ की एक जादूगरनी ने फ्रॉक के रूप में बदल दिया है और उसे अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चली गई है। वो जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ और मैं एक परी हूँ, इसलिए मैं इस रूप में गुफा के अंदर नहीं जा सकती हूँ। मेरी जादुई छड़ी भी परी देश में ही रह गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटियों को उस जादूगरनी के चंगुल से कैसे छुड़ाऊं। आप परेशान मत होइए रानी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बस आप मुझे उस जादूगरनी के गुफा तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद रानी परी शिवांगी को जादूगरनी की गुफा के बाहर छोड़ देती है। शिवांगी जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है और जादूगरनी के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़ककर उसे रस्सी से बांध देती है। सुन लड़की, रानी परी की मदद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर तूने मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू मेरी मदद कर, मैं तेरा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरी मदद नहीं करने वाली। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है।
मैं तो बस यहाँ परी के मकसद से आई हूँ और वो मकसद पूरा करके ही जाऊंगी। इतना बोलकर शिवांगी जादूगरनी की गुफा में आग लगा देती है और तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर आ जाती है। जादूगरनी की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। बाहर आते ही रानी परी की तीनों बेटियां अपने असली रूप में आ जाती है। बेटी, तुमने इतने साहस के साथ मेरी मदद की कि कोई और नहीं कर सकता था। मेरी तीनों बेटियां अपनी शक्ति को मिलाकर तुम्हें एक फ्रॉक देगी। उसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। और हाँ, इस फ्रॉक को पहनने के बाद शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद रानी परी की तीनों बेटियां अपनी शक्ति मिलाकर एक जादुई फ्रॉक बनाती है और शिवांगी को दे देती है। शिवांगी रानी परी और उसके तीनों बेटियों को धन्यवाद करती है और फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है। शिवांगी अपने कमरे में जाती है और फ्रॉक पहन लेती है। उसके बाद शिवांगी परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। तभी शिवांगी को उर्मिला की रोने की आवाज आती है। शिवांगी भागते हुए उर्मिला के पास जाती है और वो देखती है कि निहारिका का एक हाथ टूटा हुआ है। माँ, ये सब कैसे हुआ? निहारिका सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसके पैर फिसल गए, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब इसका क्या होगा। माँ, मेरे पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप ये फ्रॉक निहारिका को पहना दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद निहारिका फ्रॉक पहन लेती है। निहारिका के फ्रॉक पहनने के बाद उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। निहारिका की आंखें नम हो जाती है और वो शिवांगी से कहती है, मुझे माफ कर दो शिवांगी, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मेरे पहले की गई गलती माफ कर दो। अब से हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे। शिवांगी, मुझे भी माफ कर दे बेटा। आज तेरी वजह से मेरी पोती पहली की तरह ठीक हो पाई। अब से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और शिवांगी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।